एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें आज का टॉपिक है बुद्धि या इंटेलिजेंस। टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इसके बिना शायद लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट है, पूरा ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। पहले परिभाषा समझेंगे, फिर आगे जैसे जैसे मूव करेंगे बाकी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। मैं एक बार चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग में ही ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, कि बाद में आप लोग भूल ना जाएं। तो आते हैं पॉइंट की बात पे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है कि बुद्धि वह मानसिक तत्व है, ठीक है, मेंटल एलिमेंट है, जिसके आधार पर बालक की स्मृति शक्ति से मतलब है हमारा याद करने की क्षमता और अधिगम और लर्निंग क्षमता, ठीक है, कि कितना पढ़ता है, कितना याद रखता है और कितना समझता है, अधिगम क्षमता में अंतर किया जाता है। फिर बुद्धि एक जन्मजात एवं प्रेरक तत्व है और बुद्धि का विकास 16 वर्ष तक होता है। 3 लाइनें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, यह मानसिक तत्व है, बिल्कुल, जिसका मानसिक विकास बढ़िया रहेगा वो उतना इंटेलिजेंट माना जाता है। फिर इसी के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि कोई जो शिशु है, कोई जो बालक है, उसमें कितनी स्मृति शक्ति है, कितनी मतलब वो कितनी चीज़ें याद करता है और कितना लर्न करता है, और दोनों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, इसके बाद बुद्धि एक जन्मजात एवं प्रेरक तत्व है, मतलब ये बाय बर्थ मिलता है और हमेशा ही मोटिवेट करता है कुछ लर्न करने के लिए, और इसका जो विकास है वो 16 वर्ष तक होता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आइडियल जो कंडीशन मानी जाती है वो 16 वर्ष की मानी जाती है। अब स्मृति शक्ति से हमारा मतलब है कि कोई चीज़ हम कितना याद करते हैं और कितना उसका प्रयोग करते हैं। इन दोनों चीज़ों का जो अंतर है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि दोनों में क्या अंतर है, अधिगम क्षमता और स्मृति क्षमता में क्या अंतर है। साथ ही साथ एक चीज़ और समझना है कि कोई व्यक्ति उम्र किसी की ज़्यादा हो सकती है लेकिन बुद्धि उसमें जो है वो कम हो सकती है। किसी 2 एज ग्रुप के लोगों में बुद्धि अलग अलग हो सकती है, एक मेजरमेंट रहेगा जिसको हम लोग अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी ये परिभाषा रहा, इसके बाद अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या परिभाषा दी उसको देखते हैं। अब हम लोग बुद्धि को परिभाषित करते हैं। तो बुद्धि का जो सामान्य परिभाषा है वो है कि सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। बिल्कुल जनरल टर्म्स में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो यही करते हैं कि हम लोग जो सोचते समझते हैं वही बुद्धि होती है। और लोग बातचीत में भी ये कहते हैं कि इसकी बुद्धि ज़्यादा है, इसकी बुद्धि कम है, यानी कि वो चीज़ों को ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अलग तरीके से सोच सकता है, समझ सकता है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि बात हो रही है एग्जाम से रिलेटेड या टीचिंग से के रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में, तो वहाँ पे परिभाषाएं जानना जरूरी हैं। तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने डिफाइन किया। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, मतलब किसी भी विचार के बारे में सोचना, उसके निगेटिव पॉजिटिव के बारे में सोचना, है ना। फिर इस तरीके की जो जैसे नए विचारों को आना, विचारों के साथ साथ कुछ उसका इम्प्लीमेंटेशन देख पाना, उसका रियल लाइफ से जोड़ पाना, फिर उसमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, इन सारी चीज़ों को सोच पाने की जो क्षमता है वो बुद्धि है। बर्किंघम ने परिभाषित किया कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, लर्निंग जो है, लर्निंग करने की जो क्षमता है या जो एलिजिबिलिटी है वही बुद्धि है। फिर उसके बाद वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, मतलब कोई भी काम हमारे पास है उसको हम लोग कितना एफिशिएंटली कर पाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि एक सिंपल टास्क दिया जाता है किसी को, तो कोई उसको बहुत देर तक सिंपल एक एक प्रोसेस से करता है और कोई उसका शॉर्टकट मेथड ढूंढ लेता है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि जो ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा वो उसको आसानी से शॉर्टकट ढूंढ लेगा, आसानी से छोटी विधियां ढूंढ लेगा और तब वो टास्क को परफॉर्म करेगा। तो किसी भी काम को करने की जो शॉर्टकट विधि ढूंढ पाने की क्षमता है वो भी क्या है, बुद्धि कही जाएगी। अब मन है, यहाँ पे मन एक मनोवैज्ञानिक थे, तो मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है।
ये बहुत ही अलग तरीके का परिभाषा है कि नया सिचुएशन, नए कंडीशन आने से लेकर के और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने की जो क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होने की जो एलिजिबिलिटी है, वो भी क्या है, बुद्धि है। जैसे अचानक से कोई समस्या आ जाती है हमारे लाइफ में, तो उसको हम कितना एफिशिएंटली, कितना स्मूथली और बिना परेशान हुए कैसे उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपनी लाइफ में, वो जो क्षमता है वो बुद्धि है। और बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं से निकलने के लिए बहुत आसान तरीके ढूंढ लेता है। तो इसको भी हम बोलते हैं कि वो जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, उसको हम लोग बुद्धि कहते हैं। नमनीयता है उसको बुद्धि कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि कई बार हमारी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो शायद लगता है कि नहीं, ये सॉल्व नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ देर शांत रहने के बाद हमें एक कोई ना कोई युक्ति नज़र आ जाती है, या फिर हम ये सोचते हैं कि कुछ दिन इसको ऐसे खींचते हैं अगर समस्या को, तो फिर वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा या कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस के साथ जो डील करने की का जो प्रोसेस है, प्रवृत्ति है, उसको भी हम लोग बुद्धि कहते हैं। फिर डियर बर्ड के अनुसार अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। यहाँ डियर बर्ड के अनुसार कुछ कुछ जो ये है चालाकी से रिलेट किया है बुद्धि को, यानी कि किसी भी सिचुएशन में अपना बेनिफिट, ठीक है, या सोशल या सामाजिक बेनिफिट उठा लेने का जो प्रोसेस है वो भी बुद्धि है। इसीलिए जनरल अगर समाज के टर्म में देखें तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि जनरली जो लोग किसी का फायदा उठा लेते हैं, या किसी कोई चीज़ हुई और उसमें जैसे कहीं भीड़ लगी, लड़ाई हुई, भीड़ लगी, वहाँ पे कोई आकर के और कोई अपना प्रोडक्ट ही सेल कर दिया, ठीक है, तो वो ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है, ठीक है। या राजनीति में भी अगर देखें तो आपस की लड़ाइयों का बेनिफिट जो पार्टियां कुछ कुछ लेती रहती हैं, ठीक है, तो वो भी ज़्यादा बुद्धिमान कही जाएंगी अगर हम इस परिभाषा को देखें तो। फिर बर्ट के अनुसार, बर्ट ने कहा कि उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता ही बुद्धि है, ठीक है। उचित तरीके से, उचित तरीके का मतलब ये हो गया कि किसी का निगेटिव न सोचते हुए सोचने समझने की क्षमता, विचार करने की क्षमता और उसको लॉजिक्स पे लगा करके और चेक करने की, तर्क लगाने की जो क्षमता है, ये जो है वो बुद्धि होती है। तो ये बहुत ही एलेबोरेट अलग अलग चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो परिभाषित किया गया है। तो ओवरऑल भी आप एक अपना कॉमन डेफिनेशन लिख सकते हैं, अगर किसी मनोवैज्ञानिक का नाम न लिखना हो, ठीक है। तो परिभाषा बुद्धि का आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ समझते हैं बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताएं क्या है कि ये जन्मजात है, जन्मजात शक्ति है और एवं योग्यता है, ठीक है। मतलब ये बाय बर्थ जो हम लेके पैदा होते हैं, जो एलिजिबिलिटी या जो पावर हम पैदा होते हैं मानसिक रूप से, उसी को हम लोग बुद्धि कहते हैं। फिर विकासशील है और परिवर्तनीय है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे यह परिवर्तन होता है। बुद्धि कम रहती है पहले, फिर सिचुएशंस, जिस सिचुएशंस में हम रहते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ये बदलता रहता है। अगर हम बात करें कि किसी नॉर्मल एक कोई लाइफ जी रहा है तो उसकी बुद्धि शायद उतने तरीके से नहीं डेवलप होगी जो डिफरेंट सिचुएशंस में रह के या फिर अलग अलग माहौल में रह के जो बुद्धि उसकी विस्तृत होगी और जो परिवर्तित होगी। तीसरी बात कि बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव होता है, ठीक है। मतलब ये बाय बर्थ जो हम लेके आते हैं, जो कैपेसिटी लेके आते हैं मेंटल, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग सिचुएशन, संसाधन या फिर माहौल का असर हम पे रहता है। जैसे कोई बच्चा एक पैदा होता है किसी छोटी सी जगह या एक रिमोट गांव में, और वो उठ करके कहीं शहर में आया, बहुत भाग दौड़ की लाइफ जहाँ पे चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आकर के और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जो माहौल उसको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग उसका जो ब्रेन है वो डेवलप होगा, उसका इंटेलिजेंस जो होगा वो डेवलप होगा। फिर बात कर लेते हैं चौथा, तो बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई लड़की है या लड़का या महिला है या पुरुष, इसका असर नहीं होता है किसी के
उस पे बुद्धि पे, ठीक है। यानी कि कोई ये नहीं कह सकता है कि ये लड़की है तो इसमें कम बुद्धि होगी और लड़का है तो इसमें ज़्यादा बुद्धि होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर ये बढ़ता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कई बार कि जो बुद्धि है उस पर लिंग का क्या प्रभाव रहता है। फिर बुद्धि आयु एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि 16 साल तक इंसान की बुद्धि बढ़ती है, लेकिन जैसे कुछ कुछ चीज़ें तो बदलती है, बाकी किस सिचुएशन में है कोई पर्सन या कोई कंडीशन को किस तरीके से वो फेस कर रहा है, इन सारी चीज़ों से हो करके और इंसान की जो इंटेलिजेंस है, इंसान का जो बुद्धि है वो परिवर्तित होते रहता है। फिर बुद्धि एक इकाई न होकर इकाइयों का समूह है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अलग अलग सिचुएशन में इंसान जो चीज़ें सोच सकता है, समझ सकता है, विचार कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं उनका जो है कॉम्बिनेशन है ये बुद्धि, ठीक है। यानी कि ये एक एंटिटी नहीं है बल्कि डिफरेंट एंटिटीज का कॉम्बिनेशन है। जैसे कोई एडिशन अच्छा कर पा रहा है, साथ ही साथ में उसकी इंग्लिश की वर्ड पावर अच्छी है, साथ ही वो कोई काम कर रहा है उसको अलग तरीके से कर रहा है, ठीक है। या फिर कुछ उसको दिया गया तो उसमें नया सोच करके और आइडिया दे सकता है। तो ये है क्या, अलग अलग एंटिटी हुई, लेकिन इनको कंबाइन करके देखें तो ये कहा जाएगा कि जो पर्सन है वो जो है मेधावी बुद्धि वाला व्यक्ति है। बात करते हैं बुद्धि के प्रकार की, तो थॉर्नडाइक और गैरेट ने डिफाइन किया कि बुद्धि 3 तरह के होते हैं। पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं कि मूर्त बुद्धि क्या होती है, अमूर्त बुद्धि क्या होती है और सामाजिक बुद्धि क्या होती है। प्रकारों की बात करें तो यहाँ मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि तीनों में क्या अंतर है इसको समझना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूर्त बुद्धि की, तो इसे गायक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। तो यांत्रिक बुद्धि का मतलब ये है कि ये मशीनों में रुचि ज़्यादा लेते हैं। जिसके पास ये मूर्त बुद्धि ज़्यादा रहती है वो मशीनों में रुचि ज़्यादा लेता है, कुछ चीज़ें तोड़ने जोड़ने का काम करना या फिर क्या कैसे वर्किंग होती है किसी मशीन की, ये सारी चीज़ें जो है ना प्रोसेस जो है वो समझने की कोशिश करते रहते हैं। फिर उसके बाद ऐसे लोग क्या है, इंजीनियर या कारीगर बनते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दिमाग जब उसी तरफ रहेगा चीज़ों को समझने में, जोड़ने में, नया कुछ क्रिएट करने में, तो ऐसे लोग नेचुरल सी बात है कि वो कारीगर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर कोई कंस्ट्रक्टिव काम जिसमें चीज़ों को जो फिजिकल चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड काम कर सकते हैं। फिर बात करें अमूर्त बुद्धि की, तो अमूर्त बुद्धि जो है वो पुस्तकीय ज्ञान से है, यानी कि ऐसे जिसके पास बुद्धि होगी, अमूर्त बुद्धि वाले जो लोग हैं वो किताबों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखते हैं। और जब किताबों में इंटरेस्ट रखते हैं तो चूँकि साइंटिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, विचारक बन सकते हैं, ठीक है, या अखबारों के संपादक बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा विचार जो है वो निकल के आएंगे और उनको वो लोग लिखते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो समाज के एक तरीके से बुद्धिजीवी प्राणी जो समझ लीजिए, तो उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा जो प्रोसेस है बुद्धि है वो है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जैसा कि समाज, तो समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन सामान बनाने वाले या फिर किताबी कीड़ा लोग जिसको कह लीजिए, या जो लोग अपने आप में खोए रहते हैं, जैसे ये अंतर्मुखी लोग होते हैं जो किताबों में बिल्कुल घुसे रहते हैं, वैज्ञानिक या डॉक्टर लोग, ठीक है, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करना ये लोग उचित नहीं समझते हैं, ठीक है। लेकिन सामाजिक लोग क्या है, वो सब के पूरे समाज में जो जोड़ने का काम है और तोड़ने का भी जो काम है वो सामाजिक बुद्धि वाले लोग ही करते हैं।
तो ऐसे कौन से लोग हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे जो मोहल्ले के लीडर होंगे, जो किसी खास लोकेशन है वहाँ के लीडर होंगे। तो ये जो राजनेता टाइप के लोग हैं ना, इसमें सामाजिक बुद्धि इन लोगों में ज़्यादा होती है। ठीक है, इनका सामाजिक व्यवहार बढ़िया रहेगा, भले ये लोग पैसा कम कमाएं या ज़्यादा कमाएं, हालांकि ज़्यादा ही कमाते हैं सामाजिक जो ज़्यादा होते हैं तो, लेकिन अगर ये नहीं भी कमाएं तो इनको सबकी समस्या अपनी समस्या ही लगती है और अपनी समस्या को सब में बांट करके और मस्त टाइप के रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, और कोई इनका मतलब किसी से भी कोई बहुत राग द्वेष नहीं, हर किसी के लिए ये लोग अच्छे माने जाने वाले लोग रहते हैं। क्या हाल है वाला जो सिस्टम है, ये वैसे लोग होते हैं। फिर ऐसे लोगों का सामाजिक जीवन उच्च होता है, इनके पास कुछ नहीं भी रहेगा तो ये चूंकि समाज को अपना मानते हैं, तो नहीं भी है तो किसी से कुछ ले लिए, किसी से मान लीजिए किसी के पास गाड़ी नहीं है तो किसी से अच्छा व्यवहार किए, चलो भाई गाड़ी लेके चलो, खाना नहीं है तो किसी के यहाँ खा पी लिए, और कई बार जब नेता बन गए सबसे वोट ले करके सबसे कुछ बन करके, तो फिर तो इनके पास सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तीसरा, ऐसे लोग बहिर्मुखी होते हैं। बिल्कुल, तभी तो सामाजिक हो पाएगा इंसान, जब तक बहिर्मुखी नहीं होगा सामाजिक नहीं हो सकता। चौथा, ये लोग नेता या कूटनीतिज्ञ बनते हैं। बिल्कुल, पार्टियों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पीछे बैकग्राउंड में होते हैं, चुनाव लड़ाने वाले, ऐसे लोग कूटनीतिज्ञ कहे जाते हैं। या फिर कुछ समाज की कोई समस्या है तो उसमें सलाह देना, सलाहकार लोग जो होते हैं वो लोग ऐसे होते हैं, उनकी सामाजिक बुद्धि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और बाकी लीडर बन जाते हैं। या फिर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं वो बन जाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी उनमें बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो ये तो प्रकार रहे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, बुद्धि किस तरीके से डेवलप होती है और उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि जिसको बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और ये लर्निंग प्रोसेस ऐसे जारी रहे, इसके लिए आपके सुझावों की बहुत ज़रूरत है। आप लगातार सुझाव हमें देते रहें। साथ ही साथ अगर कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है तो उस पर भी आप अपने कमेंट दें ताकि हम उसे और इम्प्रूव करके आपके सामने लाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका समय बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो, शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।